दीपक कुमार चौधरी उर्मिला एजुकेशनल अकेडमी से। आज ये बायोलॉजी का 5वां चैप्टर शुरू हो रहा है। यह चैप्टर बहुत ही आसान है, परंतु समाज की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स में, जनन अंगों में क्या क्या बीमारियां होती हैं और सामाजिक दृष्टि से कैसे परिवार नियोजन अपनाया जाए, उसकी क्या विधियाँ, उसका क्या महत्व है, ये सब जो है इस चैप्टर में है। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट 2 पॉइंट्स हैं। परिवार नियोजन क्या है और इसकी आवश्यकता तथा परिवार नियोजन की विधियाँ। तो सबसे पहले हम कुछ बात देखते हैं कि जनन स्वास्थ्य है क्या। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन संबंधी कार्यों में कोई रोग, व्याधा इत्यादि उत्पन्न हो जाए तो इसे हम जनन संबंधी रोग कहते हैं। यदि व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ हो, अपने रिप्रोडक्टरी वर्क को कंप्लीट कर सके, उसमें कोई बाधा व्यवधान ना हो, तो हम उसे कहेंगे जननिक रूप से स्वस्थ है। स्वस्थ समाज की स्थापना के लिए जनन स्वास्थ्य का होना बहुत अनिवार्य है। जनन स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो पहले हैं जनन संबंधी पहलुओं की जानकारी का अभाव, दूसरा यौन शिक्षा का प्रचार न होना, तीसरा गर्भवती महिलाओं की प्रसव, शिशुपालन आदि संबंधी सुविधाओं का अभाव होना, गर्भ निरोधक विधियों का अज्ञानता होना और कम बच्चों का महत्व। यौन संचरित रोग, बहुत सारे रोग हैं यौनिक क्रियाओं के द्वारा एक दूसरे से फैलते हैं। यह कुछ जीवाणु जनित रोग हैं और कुछ विषाणु जनित रोग हैं तथा कुछ कवक जनित रोग हैं। इसमें प्रमुख रोग है सुजाक, जिसे आप गनोरिया कहते हैं। यह नर्सेरिया गोनोराई पहला रोग है। गनोरिया यह रोग जो है नर्सेरिया गोनोराई नामक जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से। उस जीवाणु का नाम है नर्सेरिया गोनोराई नामक जीवाणु से होता है, जिसमें जो है यूरेटर में जलन होने लगती है, सूजन आ जाती है तथा सिरे पर हल्के पीले रंग के दाने इत्यादि दिखाई देते हैं। एंटीबायोटिक्स से इसका उपचार किया जा सकता है। दूसरा है सिफिलिस। सिफिलिस जो है टेट्नोमा पैडिलम नामक जीवाणु से होता है। सिफिलिस यह जो है जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु से होता है और उस जीवाणु का नाम है ट्रेपोनेमा सिफिलिस पैलिडम। ट्रेपोनेमा पैलिडम ट्रेपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु से होता है। ये सबसे ज़्यादा रोग होता है। संक्रमण के 8-10 दिन के बाद जननांगों पर लाल लाल मस्से बनते हैं, लाट होती है और कुछ दिनों में ये ठीक हो जाते हैं। इन्हें भी पेनिसिलिन यानी एंटीबायोटिक के द्वारा ठीक किया जा सकता है। हार्पिस रोग नेक्स्ट रोग है। हार्पिस यह मेल में होने वाला रोग है, जिसमें अत्यधिक दर्द होता है और ये जो है ये एक वायरल रोग है। हार्पिस जो है विषाणु जनित रोग है। हार्पिस विषाणु जनित रोग है जो हार्पिस वायरस से होता है और इसमें दर्द निवारक दवाएं दी जाती हैं। जननांगों में अत्यधिक दर्द होता है
और एल्साइलोवीर नामक दवा इसमें काम करती है। नेक्स्ट है ट्राइकोसोनियम, यह प्रोटोजोआ द्वारा होता है। ट्राइकोमोनेस्टेसिस, यह प्रोटोजोआ द्वारा होता है। और इसमें जो लक्षण है वो खुजली होती है, और ये खुजली बहुत जल्दी ठीक नहीं होती। आरियोमाइसिन नामक दवा इसमें दी जाती है। इस तरह से अनेक रोग हैं जो होते हैं। इन सब के बचाव के लिए याद रखें, साफ सफाई, सुरक्षा, विश्वास आदि के द्वारा इससे बचा जा सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है परिवार नियोजन। परिवार में बच्चों की संख्या को सीमित रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है। इस परिवार नियोजन का महत्व जानने से लेंगे। परिवार नियोजन ना होने से जनसंख्या विस्फोट हो सकता है। अब तक पृथ्वी पर जो जानकारी है 3 बार जनसंख्या महाविस्फोट हो चुका है। पहला विस्फोट आज से लगभग 20,000 वर्ष पहले हुआ था, जब व्यक्ति मांसाहारी हुआ करता था। बहुत ज़्यादा भोजन के उत्पादन होने से जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ी थी। उस समय हथियारों और औजारों के प्रयोग से मनुष्य सुरक्षित हो गया था और जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ी। दूसरा विस्फोट जनसंख्या के आज से लगभग 6,000 वर्ष पहले हुआ था, जब मनुष्य खेती करना प्रारंभ किया था। उस समय भी भोजन की उपलब्धता बहुत अधिक हुई थी, जिसके कारण जनसंख्या बहुत तीव्र बढ़ी। और तीसरा जो विस्फोट हुआ आज से 300 वर्ष पहले हुआ, जब से अब तक यह विस्फोट चलता आ रहा है। और इस समय भी भोजन की उपलब्धता ही इसका मुख्य कारण है। अर्थात जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण है भोजन की उपलब्धता और सुरक्षा। जब जब भी भोजन की उपलब्धता प्रचुर हुई और सुरक्षा हुई, जनसंख्या में वृद्धि बहुत तीव्र गति से हुई, जिसे हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट ने भारत में वर्तमान जनसंख्या लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ हो चुकी है। एक बार ऐसा हुआ था जब जनसंख्या वृद्धि भारत में बहुत कम हुई थी, वह 1911 से 1921 के बीच मात्र 10 लाख जनसंख्या बढ़ी थी इन 10 वर्षों में। उसका अनेक कारण है। उस समय अंग्रेज़ों की दमन नीति, भोजन की अनुपलब्धता, इस समय कई महामारियां आईं, सूखे भी पड़े, जिससे जनसंख्या बहुत नहीं बढ़ी हुई। जनसंख्या की वृद्धि के कारण पहला कारण है खाद्यान्न की प्रचुरता। जब जब खाद्यान्न बहुत अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हुआ, जनसंख्या विस्फोट हुआ, बहुत तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ी। दूसरा, मृत्यु दर में कमी। तीसरा, संतुलित स्वास्थ्य पोषण। चौथा, कम आयु में विवाह, निरक्षरता, गरीबी आदि प्रमुख लक्षण हैं। इनसे तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई, जिससे आप जानते हैं भोजन की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा की समस्या, आवास की समस्या, परिवहन की समस्या, बेरोजगारी की समस्या आदि समस्याएं होंगी। इनके नियंत्रण के लिए वृद्धि दर को नियंत्रित किया जाए, विवाह योग्य उम्र की सीमा बढ़ाई जाए तथा परिवार नियोजन की नीतियों को अपनाया जाए। परिवार नियोजन क्या है, ये आपको बताया जाए। सबसे महत्वपूर्ण रोग है जनन स्वास्थ्य में इनफर्टिलिटी, बांझपन या बंधता है क्या। जब कोई भी जीव
अपनी संतान उत्पन्न करने में किसी कारण से अक्षम हो जाता है तो इसे हम बंध्यता या इनफर्टिलिटी कहते हैं। यह इनफर्टिलिटी नर और मादा दोनों में हो सकती है, लेकिन मनुष्यों में नर में केवल 2 ही कारण से हो सकती है। या तो उससे स्पर्म ना बने, या बने तो वह इतने कमज़ोर हों कि वो ओवम में निषेचन ना कर पाएँ। परंतु महिलाओं में इसके अनेक कारण हो सकते हैं। शारीरिक कारण, शारीरिक रूप से अक्षम हो तो उसमें आ सकती है। जन्मजात, जन्म से ही उनमें फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, यूट्रस आदि का विकसित ना होना वो होता है। मनोवैज्ञानिक कारण, कुछ लोग इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं कि उनके शरीर में रिप्रोडक्टरी सिस्टम के सहायक हार्मोन बनते ही नहीं या बहुत अधिक मात्रा में बनते हैं, जिससे अनेक विकृतियां आ जाती हैं और बालिका हो जाता है। प्रतिरक्षात्मक कुछ लोगों में पाया गया है, कुछ ऐसे एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो इनमें फर्टिलाइजेशन ईटीसी होते ही नहीं देते हैं, तो ये प्रतिरक्षात्मक हैं। रोगजन्य बहुत सारे जो आपको रोग बताए गए वो रिप्रोडक्टरी डक्ट्स में इन्फेक्शन हो जाता है तो भी वो नहीं हो सकते हैं। और छठी औषधियाँ, कुछ लोग विशिष्ट प्रकार की औषधियों का लगातार सेवन कर लेते हैं, जिससे उनके जो जनन अंग हैं वो उनमें कुछ विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, एलर्जेटिक माध्यम बन जाता है, जिससे उनमें मंदता आ जाती है। इन सब के निदान के 3 कारण बताए गए हैं। उसे हम डायग्नोसिस ART कहते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टरी टेक्निक, सहायक जनन तकनीकियाँ। सहायक जनन ये केवल सहायता कर सकती हैं। कुछ पार्टिकुलर विशेष भागों में कमी होने पर इस तकनीकी का हम उपयोग करते हैं। जैसे किसी दंपत्ति के नर से स्पर्म नहीं बनते हैं तो सबसे पहला काम करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उनको सिरिंज में निकाल करके आर्टिफिशियल स्पर्म को और जो है सिरिंज की सहायता से समय पर पहुंचा दिया जाता है और जिससे गर्भाधान हो जाता है। इसीलिए इसे कृत्रिम विच्छेदन कहते हैं। दूसरा इन्वेंट्रो फर्टिलाइजेशन, ऐसी मादाएं जिनमें एग तो बनते हैं परंतु फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेड होती है, यूट्रस भी उनका सही होता है, उन्हें हम इन्वेंट्रो फर्टिलाइजेशन पात्रे निषेचन के द्वारा इससे निजात पाते हैं। इसमें होता क्या है, उनके ओवम को निकाल करके टेस्ट ट्यूब में कृत्रिम माध्यम में निषेचन करा देते हैं और जब वह निषेचित अंडा जायगोट में विदलन प्रारंभ हो जाता है, 8 कोष की अवस्था, 32 कोष की अवस्था, 16 कोष की अवस्था में, उसे हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो वो होता है इन्वेंट्रो फर्टिलाइजेशन, पात्रे निषेचन। पात्र में बाहर टेस्ट ट्यूब में हम उसका निषेचन करा लेते हैं, फिर उसका उसके संबंधित प्लेस पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसमें कई बात कहते हैं जिफ्ट, जायगोट इंट्राफैलोपियन टाइप, जिफ्ट जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। टेस्ट ट्यूब में निषेचन कराने के बाद जब हम उस जायगोट अवस्था में ही, अभी उसमें विदलन नहीं हुआ, जायगोट अवस्था ही में ही फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर वहाँ से इस क्रियाएँ होती हैं या ऐसी मादाओं को दिया जाता है जिनमें ओव्यूल्स नहीं बनते, दूसरी मादा से ओवम निकाल करके फर्टिलाइज़र करा दिए, बाकी से संग उसके ठीक होते हैं, ऐसे को दिया जाता है जिनमें ओवरी काम नहीं करती है। दूसरा गैमीट इन्फेंट्रापिड, जब वो क्लीवेज प्रारंभ हो जाता है जिफ्ट में, 2 कोष की है, 4 कोष की है, 8 कोष की है, 16 कोष की, 12 कोष की अवस्था की जाइगोट को, गैमीट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यानी इसमें जो है हम क्या करते हैं, स्पर्म को और ओवम को ही ले जाकर रख देते हैं बिना निषेचन किए हुए, तो गैमीट ट्रांसफ़र हो जाता है। ऐसे इंट्रा साइटोप्लाज्मिक ट्रांसफ़र, साइटोप्लाज्म में ही
यानी यूट्रस में ही उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस तरह से ये विधियों द्वारा इससे उन्हें संतान प्राप्त किया जाता है। इन सभी विधियों से जो भी संतानें प्राप्त होती हैं उन्हें हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इस तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट एडवर्ड्स ने किया था और कलकत्ता में हर्षा वर्षा नाम की 2 लड़कियों का जन्म कराया गया था, जैसे पहली टेस्ट ट्यूब भारत में टेस्ट ट्यूब बेबी हर्षा और वर्षा नाम की, जिनकी उम्र लगभग इस समय 28-30 वर्ष हो चुकी है। ये इस तकनीक से जितने भी बच्चों का जन्म होता है उन्हें हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं।